कंप्लेंट्स आई हैं, उसके बाद जो हमें पर्टेन करती थी वो हमने उसको रिड्रेस किया, जो हायर अथॉरिटीज़ को पर्टेन करती थी वो हमें फॉलो करती कुछ आई थी 5 आई थी हमको तो मोस्टली यहाँ को पढ़ लें, दे दीजिए। ऑनलाइन स्पॉट ही एड्रेस कर दें। अगर कोई ऐसी आती है जो क्या कंप्लेंट है जनरल आ रही है? सर अभी तक तो आज तो कोई नहीं आई है, आज नहीं आई है 16 को। शिकायत आ रही है लोगों की ऑपरेशन देता हूँ। हाँ जो बिल्कुल अभी आए हैं ये हमने तैयार किए। ये कहाँ है? ये अंदर ही है, ये अभी जस्ट अंदर घर पे बैठे सर जहाँ खड़े थे अभी। ये लेके आइएगा जरा मैं मिलता हूँ। ठीक है हमारे उपराज्यपाल जी का स्वागत करें। धन्यवाद। जय जम्मू और उनकी जो सेक्टरल ऑफिसर और पूरी इंतजामिया को जिस तरह से उन्होंने भाई जी, ये हर सप्ताह में 2 दिन जिनको लगता है कि डीसी एसपी से मिलने के बाद हमारा समाधान नहीं हो सका तो वो डिविजनल कमिश्नर और आईजी से भी मिल सकेंगे, ये व्यवस्था एक सुनिश्चित की गई। जब मैंने कार्यभार ग्रहण किया था तो डोमिसाइल का मुद्दा बड़ा चर्चित था, पेंडेंसी काफ़ी थी। सबने मिलकर के कुछ न कुछ आपके सुझाव के आधार पर, प्रशासनिक अधिकारियों से चर्चा के आधार पर कैसे उसमें गति लाई जा सकती, तो उस दृष्टि से भी कई फैसले हुए। और मैं आज कह सकता हूं कि अच्छी गति से डोमिसाइल लोगों को मिलना प्रारंभ कर दिया है। जिनके पास पीआरसी है, केवल तहसीलदार अधिकृत था, अब कानून में भी बदलाव करके नायब तहसीलदार को भी अधिकार दे दिया है कि ज़्यादा संख्या में लोगों को जल्दी से जल्दी प्राप्त हो सके। एक जन अभियान की कल्पना थी कि 30 सितंबर तक, 10 सितंबर से शुरू हुआ है। रोजमर्रा के जो काम हैं लोगों के, किसी को कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना है, शेड्यूल कास्ट का, शेड्यूल ट्राइब का, किसी को राशन कार्ड बनवाना है, किसी को इनकम सर्टिफिकेट बनाना है, बच्चों या बच्चियों की स्कॉलरशिप है, ओल्ड एज पेंशन या विडो पेंशन है, इस तरह के जो काम है अभियान चला करके इसको 100% पूरा कर लिया जाए। ऐसी मोटे तौर पर 54-55 स्कीम्स हैं भारत सरकार की, जिन्हें हम सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स कहते हैं। वे कोशिश प्रारंभ की गई है कि 30 सितंबर तक अधिकांश लाभार्थियों को लाभ दे दिया जाए, और उसी दिशा में जगह जगह ये अभियान चल रहा है। फिर एक और फैसला हुआ कि हर वेडनेसडे को, बुधवार को, जो कल्पना है वो मैं आपके सामने रखता हूँ। सब डिविजनल हेडक्वार्टर जो हैं, अगर एक डिस्ट्रिक्ट में 3 हैं या 4 हैं, तो सब डिवीजन ए पर डीसी और एसपी एक वेडनेसडे को रहेंगे। बाकी जो हमारे डिपार्टमेंट्स हैं उनके भी अधिकारी रहेंगे। सब डिवीजन बी पर एडिशनल डीसी और एडिशनल एसपी रहेंगे। बाकी संबंधित विभागों के अधिकारी, चाहे वो हेल्थ हो, एजुकेशन हो, रेवेन्यू हो, एनिमल हस्बेंड्री हो, एग्रीकल्चर हो, इलेक्ट्रिसिटी हो, पीएचईडी हो, उनके अधिकारी रहेंगे। सब डिवीजन सी, वहाँ हायरार्की में पुलिस और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का नंबर 3 का जो हमारा अधिकारी होगा, वो और बाकी विभागों के अधिकारी उपस्थित रहेंगे। सामान्य रूप से यहाँ आने के बाद मैंने चलन देखा है घोषणाओं का और मांग प्रस्तुत करने का। 40 दिन हुए हैं मुझे, 42 दिन। इसमें मैंने देखा कि 25 साल पहले की घोषणा और स्वीकृत काम अभी तक पूरा नहीं हुआ है। ये घोषणाओं का ही, गलत घोषणाओं का परिणाम है। और शासन जब इस तरह से चलता है घोषणाओं के आधार पर, तो मुझे लगता है कि उसकी छवि सामान्य जनता में खराब होती है। इसलिए किसी चीज की घोषणा करने के पहले उसकी प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति, एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल अप्रूवल अगर वो हो गया तो
मंत्री जी रहें न रहें, गवर्नर एलजी रहें न रहें, चीफ सेक्रेटरी रहें न रहें, अगर प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति है तो काम जरूर होगा। मुझे लगता है कि आज जरूरत है कि इस यूटी में इस नीति को बदल दिया जाए। ये जो घोषणाओं की परंपरा थी इसको समाप्त कर दिया जाए और हकीकत जो है वो लोगों को बताया जाए कि हम ये स्वीकृत कर रहे हैं, इतने दिन में होगा और ये समय सीमा है, हम इसको पूरा कर लेंगे। जो नहीं होने लायक है वो बता दिया जाए कि आज की वित्तीय स्थिति में हम इसको करने की स्थिति में नहीं है, आगे हम करेंगे। मुझे लगता है तब परस्पर विश्वास बढ़ता है, लोग भी यकीन करते हैं कि ये आदमी कह रहा है तो ये होगा। और ये जो आज जिसको आप ब्लॉक दिवस, तहसील दिवस या सब डिवीजन दिवस कह रहे हैं, इसकी कल्पना जो है, मैं विभिन्न जो काउंटर्स लगे हैं मैं गया था, ब्रिज बना दीजिए, सड़क बना दीजिए, उसके लिए ये नहीं है। मैं साफ तौर पर कहना चाहता हूँ। और मुझे लगता है कि पिछले बुधवार को पहला ब्लॉक दिवस था, या तहसील दिवस कहिए या सब डिवीजन दिवस कहिए, आज ये दूसरा है। धीरे धीरे मैं समझता हूँ कि 3-4 ब्लॉक दिवस के बाद ये सामान्य जनता को भी समझ में आ जाएगा। हमारे प्रशासनिक अधिकारी जो सीनियर लेवल पर है उनको ये बात स्पष्ट हो गई है। वहाँ जो बैठे हैं कुछ साथियों को अभी स्पष्टता नहीं है, मुझे लगता है डीसी, डिविजनल कमिश्नर या सीनियर अधिकारी उनको भी धीरे धीरे इस बात को समझा देंगे कि भाई हमको राशन नहीं मिला, ये शिकायत करी तो हम इंश्योर करेंगे कि अगला जो ब्लॉक दिवस होगा उसके पहले उसकी समस्या का समाधान हो जाए। हमारे गांव का ट्रांसफार्मर जल गया है, बिजली का तार कट के गिर गया, इसलिए आपूर्ति नहीं हो रही है। तो ये इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट का काम होगा कि अगले तहसील दिवस के पहले, और ये डीसीज को मॉनिटर करना चाहिए कि जो शिकायत आई थी उसका समाधान हुआ या नहीं हुआ। लेकिन अगर कोई कहेगा कि हमको ब्रिज बना के दे दीजिए, तो न वो डीसी सैंक्शन कर पाएंगी न वो बनने वाला है। हाँ, वो दर्ज जरूर हम कर लें, दर्ज करके हम यूटी प्रशासन को भेज दें, संबंधित विभागाध्यक्ष को, हेड ऑफ डिपार्टमेंट को, कि जब आगे योजना बनेगी कुछ काम ऐसे होंगे जो डिस्ट्रिक्ट प्लान में लिए जाएंगे, कुछ काम ऐसे होंगे जब पूरे यूटी का बजट बनाया जाएगा तो उसमें डाले जाएंगे। तो ये मैं मानता हूं कि ये जो तहसील दिवस, ब्लॉक दिवस या सब डिवीजन दिवस का आयोजन है वो सामान्य व्यक्ति की जो रोजमर्रा की समस्याएं हैं उनके समाधान के लिए आयोजित किया गया है, ताकि उसको डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर न जाना पड़े। अब अगर अधिकारियों की बड़ी फौज रहती कि ब्लॉक तक हम ले जाते तो मुझे लगता है कि वो भी हम कर सकते थे, लेकिन अभी प्रारंभिक अवस्था है। एक बार ये स्टेबल हो गया तो हमारी या चीफ सेक्रेटरी की मंशा ये है कि इस कार्यक्रम को ब्लॉक तक आगे 6 महीने बाद ले जाने की मंशा है। मैं देखता हूँ कितनी सफलता मिलती, क्योंकि ब्लॉक के आसपास जो पंचायत में रहने वाला व्यक्ति हो आसानी से पहुँच सकता है। लेकिन 6 महीने तक हम इसी स्तर पर चलाना चाहते हैं ताकि हमारे अधिकारी भी इस प्रक्रिया से अवगत हो जाए, सामान्य व्यक्ति भी, यहाँ का नागरिक भी इस प्रक्रिया से अवगत हो जाए, ताकि इन विशेष दिवसों पर वो आवे तो सड़क और पुल की मांग न करे। जो रोजमर्रा के जिंदगी से जुड़ने वाली समस्याएं हैं, सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स हैं, मरम्मत का काम है, इस तरह की बातों को वो कहे तो मुझे लगता है ज़्यादा प्रभावी ढंग से हम कर पाएंगे। श्यामलाल जी ने लोकतंत्र की बात उठाई है। देश के प्रधानमंत्री जी 15 अगस्त को जब राष्ट्र को संबोधित कर रहे थे, मुझे लगता है कि आप में से अधिकांश लोगों ने सुना होगा। लोकतंत्र के पूरी तरह से हिमायती हैं और उनकी इच्छा है कि यहाँ लोकतंत्र को मजबूत किया जाए। पंचायत प्रणाली अभी नई नई प्रारंभ हुई है, लेकिन आते ही प्रधानमंत्री जी के निर्देश पर ही इस बार 15 अगस्त को बीडीसी चेयरमैन ने ही तिरंगा फहराया, किसी सब डिविजनल मजिस्ट्रेट ने नहीं फहराया। हम चाहते हैं कि इनको जितना से ज़्यादा, जितना हो सके उतना एम्पावर किया जाए। पंच हों, सरपंच हों, बीडीसी चेयरमैन हों, और 73वां और 74वां संशोधन पूरी तरह से लागू करके अगली व्यवस्था भी हम करना चाहते हैं, ताकि डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग और डेवलपमेंट बोर्ड भी हर जिले में बनाई जा सके, वो विकास में अपना योगदान दे सकें। ये भी हम करना चाहते हैं।
लेकिन हमारी जिम्मेदारी तब और बढ़ जाती है चुने हुए प्रतिनिधियों की। और हमको भी एक बात आई कि नई व्यवस्था है, लोग परिचित नहीं है। पिछले दिनों जब हम दिल्ली थे तो ग्रामीण विकास मंत्री से भी और उसके जो सेक्रेटरी हैं भारत सरकार के, हम और सुब्रमण्यम जी दोनों लोग थे, उनसे हमने आग्रह किया कि हमारे पंच सरपंच देश के दूसरे राज्यों में किस तरह से ये व्यवस्था चल रही इसको जाकर के देखें। तो यहाँ भी उनकी ट्रेनिंग कराएंगे। देश के विभिन्न भागों में सरकार के खर्चे पर भेज करके कैसे पंचायत प्रणाली चल रही है ये देख समझ करके आकर के यहाँ अपने यहाँ जो उत्कृष्ट कार्य बाकी राज्यों में हो रहा है वो हमारे यहाँ भी हो, इस व्यवस्था को भी हम आगे करने वाले हैं। जो खाली पद हैं आने वाले दिनों में हम उसका चुनाव करना चाहते हैं, आप सबका सहयोग चाहते हैं। आपसे एक निवेदन मेरा है, ये जो काम शुरू हुआ प्रशासन अपने तौर पर अखबारों में विज्ञापन दे करके जो हमारे पास सूचना के तरीके हम कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को ये मालूम, आप सब लोग सीधे जनता से जुड़े हुए, तो सामान्य व्यक्ति को भी ये बात अगर आप कहेंगे कि भाई ये तुमको इनकम सर्टिफिकेट बनाना है, इसके लिए अब जम्मू जाने की जरूरत नहीं है, इसके लिए बुधवार को तुम्हारे अखनूर में ये कार्यक्रम होगा, तुम वहाँ जाओ, बन जाएगा। स्कॉलरशिप अगर छूट गई है, पेंशन छूट गई है, रुक गई है, तो इसके लिए अब जम्मू जाने की जरूरत नहीं, यहीं इंतजाम हो गया है। इस दृष्टि से ये कदम उठाया गया। बैक टू विलेज 1 और बैक टू विलेज 2 मैं मानता हूं कि बहुत ही उत्कृष्ट कार्यक्रम था। यूटी के शीर्ष अधिकारी गांव तक गए, गांव तक समय बिताए, उसमें कुछ सीख भी हम सबको मिली। लोगों की अपेक्षाएं, आकांक्षाएं बहुत जागृत हो गई। मैं भी गांव का रहने वाला हूं, 37-38 साल सक्रिय राजनीति में था। तो सामान्य रूप से किसी पंचायत, किसी गांव में जाइए तो मांग क्या उठती है, हमारे गांव की सड़क बना दीजिए, प्राइमरी हेल्थ सेंटर नहीं है बना दीजिए, अगर है तो कहेगा CHC बना दीजिए। तीसरी मांग उठेगी कि हमारे यहाँ वाटर सप्लाई की व्यवस्था करिए, पानी की टंकी बना दीजिए, पशु अस्पताल बना दीजिए, अगर स्कूल है तो कहेगा कि कॉलेज कर दीजिए, कॉलेज है तो कहेगा कि लड़कियों का कॉलेज कर दीजिए। अपेक्षाएं इतनी जागृत हो गई लोगों की, आकांक्षाएं इतनी बढ़ गई कि एक एक पंचायत में 7-7, 8-8 करोड़ के काम लोगों ने लिखवा दिए। और वो स्वाभाविक रूप से बड़ा कठिन है किसी को पूरा करने के लिए। लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि चीफ सेक्रेटरी ने उस पर बहुत विशेष ध्यान दिया, अलग से उसके लिए वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराए। और हर जिले का हमारे पास आज आंकड़ा है कि कितनी मांगे उस समय, कितने काम थे और कितने हमने पूरे कर लिए और कितने पूरे नहीं हुए। जब जिलों में मैं जा रहा था तो मैंने देखा कई पंचायतों में काम हुए हैं, कुछ पंचायतें थीं जहां नहीं हुई हैं। बैक टू विलेज 3 शुरू करने के पहले सभी डीसी से, प्रशासन के अधिकारियों से हम लोगों ने चर्चा की और ये कहा कि भाई कोई ऐसी पंचायत न बचे इस यूटी में जिसमें न्यूनतम मिनिमम 2 काम न हो जाए बैक टू विलेज के। जो काम 75%, 75%, 80% हो गए हैं, प्राथमिकता के आधार पर उनको धन दे करके पूरा किया जाए और उसके लिए अलग से धन भी दिया गया। और इसलिए इस बार हम लोगों ने पिछले चीज़ों को देखते हुए, उसका विश्लेषण करते हुए इस बार बैक टू विलेज 3 मैं समझता हूं कि जहां जो काम छूट गए हैं और महत्वपूर्ण हैं उनको हम पूरा करेंगे। इस बार हमने एक अलग व्यवस्था हम चाहते हैं और आपसे चाहते हैं इसमें आप सहयोग करिए। मोटे तौर पर मनरेगा, 14th फाइनेंस कमीशन और 10 लाख रुपया हर पंचायत को 450 करोड़ रुपया अलग से यूटी प्रशासन ने दिया है। कोई पंचायत ऐसी नहीं होगी जिसके पास लगभग 50 लाख रुपया न हो आबादी के हिसाब से, 1 करोड़ भी हो सकता है। आपके पंचायत की जो सबसे ज्यादा आवश्यकता है आप उसको तय करिए, 1, 2, 3, और उसको इसमें पूरा करिए। हमारा जो अधिकारी जाएगा, BDO जाएगा या उसका कोई प्रतिनिधि जाएगा, पता नहीं पंचायत सेक्रेटरी क्या होता है यहाँ,
हमारे यहाँ जैसे पंचायत सेक्रेटरी होते हैं, पंचायत सेक्रेटरी, तो उसका रोल काम तय करने में कोई नहीं होगा, ये मैं आपके बीच कहना चाहता हूँ। काम आपको तय करना है, और आपका मतलब आपको भी गांव की राय लेनी चाहिए, गांव के लोगों की राय लेनी चाहिए। हम अपना अधिकार चाहते हैं, लेकिन सामान्य आदमी को अधिकार नहीं देना चाहते हैं। राजनीति की ये बड़ी खराब मनोवृत्ति है। तो आपसे भी मेरी प्रार्थना है कि आप सरपंच हैं, पंच हैं, तो आपकी ये नैतिक जिम्मेदारी है कि जिन लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं उनकी भावनाओं का प्रकटीकरण काम में होना चाहिए। और बड़ा आसान काम है। आप बैठक बुलाइए साहब, सबसे प्राथमिक आवश्यकता हमारे पंचायत की क्या है? 1, 2, 3 ये काम हम पूरा करेंगे, 4 पूरा करेंगे। अपनी ओर से हम लोगों ने एक सुझाव दिया, और सुझाव ये दिया है कि ये यूटी जो है ओपन डेफिकेशन फ्री है, ODF। लेकिन सामान्य रूप से मैं अपने गांव में या अपने गांव के अगल बगल देखता था कि सरकार ने शौचालय बनवा दिए, लोग अपने घरों के बाहर कूड़ा, जिसे आप गार्बेज कहते हैं, डाल देते हैं। तो हमारी अपेक्षा आपसे है और आपसे आग्रह कि मनरेगा में आप मजदूरों का भुगतान करते हैं, आप अपने गांव में 2-3 लोगों को चिन्हित करिए जिनको हम रेगुलर भुगतान करेंगे इसी काम के लिए कि गार्बेज किसी के घर के सामने है, बाहर है, तो उसको उठाएगा। और ये जो पैसा दिया जा रहा है उसमें से बड़े बड़े डस्टबिन 2, एक सॉलिड वेस्ट के लिए, एक वेट वेस्ट के लिए, अपनी पंचायत में आप जगह बहुत होती है, कहीं रखवा दीजिए। उसका काम होगा कि वहाँ से उठा करके वहाँ उसमें ले जा करके डाल देगा। मुझे लगता है कि जिस बात की चर्चा श्यामलाल जी कर रहे थे, कोरोना से हमें बचना है, तो वो एक मददगार साबित होगा अगर हम अपने पंचायत को स्वच्छ और साफ रख सकें। और केवल कोरोना के लिए नहीं, बाकी बीमारियों के लिए भी वो मददगार साबित होगा। दूसरी बात हमने अधिकृत किया है कि आपकी पंचायत या गांव की जरूरत के हिसाब से आपके बच्चों की रुचि जिस खेल कूद में, आप स्पोर्ट्स किट अनिवार्य रूप से खरीदिए, ताकि बच्चे इस समय से भी, स्कूल कॉलेज कम चल रहे हैं कोविड के कारण, कुछ शर्तों के साथ अब प्रारंभ हो रहे हैं। सामान्य स्थिति भी हुई तो 4 बजे अगर बच्चा घर पर आता है तो उसके पास विकल्प रहे कि वो क्या खेल कूद में कैसे हिस्सा ले सकता है। मैं बड़े उपायों की चर्चा यहाँ नहीं कर रहा हूँ, मैं जो आज का मुख्य विषय है, मैं उससे केवल कुछ और भी महत्वपूर्ण फैसले हुए। प्रधानमंत्री जी ने आयुष्मान भारत नाम की एक योजना प्रारंभ की, और मैं मानता हूँ कि पूरे दुनिया की सबसे महत्वाकांक्षी स्वास्थ्य योजना वो। उस योजना से प्रेरणा लेकर के जम्मू कश्मीर हेल्थ स्कीम एक हम लोगों ने तय किया है। आयुष्मान भारत 2011 के सेंसस में जो बिलो पॉवर्टी लाइन के हमारे साथी हैं, उनके परिवारों को इलाज के लिए, चिकित्सा के लिए, ट्रीटमेंट के लिए हर वर्ष 5 लाख रुपए उपलब्ध कराती है। मोटे तौर पर जो आंकड़ा है, 30 लाख लोग उस योजना से जम्मू कश्मीर यूटी में लाभान्वित हो रहे हैं। उसी योजना के तर्ज पर जो इस संघ राज्य क्षेत्र यूटी की बाकी आबादी 70 लाख हो, 75 लाख हो, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी आमदनी का राइडर रखे हुए 5 लाख रुपए के इलाज की सुविधा हर परिवार को 1 साल में ये जेके हेल्थ स्कीम उपलब्ध कराएगी। उसके कार्ड भी अब आपको मिलने लगेंगे। अब किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है, इसलिए हमने साफ तौर पर उसमें एक फैसला किया कि जो भी जम्मू कश्मीर का नागरिक है उसे ये सुविधा उपलब्ध होगी। हॉस्पिटल्स इम्पैनल्ड हैं, बीमारियों का नाम उसमें रहेगा, इन सब बीमारियों का इलाज आप करा सकते हैं। भर्ती होने से लेकर के और अस्पताल से डिस्चार्ज होने तक का 1 पैसा नहीं लगना है। ये व्यवस्था भी इस योजना में की गई है। कुछ
स्टेडियम की बात शर्मा जी ने उठाई थी। मैं मानता हूं कि जितना धन देश के सम्माननीय प्रधानमंत्री जी ने और भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर को दिया है, शायद किसी राज्य को नहीं दिया। अगर इंस्टीट्यूशंस की बात हम करें, दो एम्स, IIM, IIT, मेडिकल कॉलेज, नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय, हम लोग तरसते थे कि केंद्रीय विद्यालय एक से ज़्यादा बहुत बड़े शहरों में 2 होता, और यहाँ तो मैं देख रहा हूँ कि दर्जनों के भाव में केंद्रीय विद्यालय। 22 स्टेडियम PMDP में इस राज्य को मिले, 2 अंतर्राष्ट्रीय स्तर के स्टेडियम, 8 पूरे हो गए हैं। आपने सही फरमाया था शर्मा जी कि काम पूरा करने की रफ्तार यहाँ विरासत में मिली हुई है। अब धक्का उसको लगाया जा रहा है, गाड़ी बड़ी पुरानी है, उसमें ग्रीस ऑयल डाल करके दौड़ाने की कोशिश की जा रही है। अब इस पूरी व्यवस्था को कुछ दिनों में बदल देना मैं समझता हूं कि बड़ा दुष्कर कार्य है, लेकिन इतना हम जरूर आपको भरोसा देते हैं कि ये गाड़ी अभी चल पड़ी है और जल्दी ही दौड़ने भी लगेगी। मुझे लगता है कुछ मांगे रखी गई हैं, तो मैंने पहले ही उसमें बात कह दी। आपकी मांगे जायज हैं, होनी चाहिए, लेकिन घोषणा करने से न होना है न होगा। मैं वो मांग पत्र ले रहा हूँ। उचित समय जब उसका आएगा, उचित समय मतलब जब बजट बनाएंगे हम, आवश्यकता के अनुरूप उसकी स्वीकृति करने के बाद आपको सूचित किया जाए, मैं समझता हूँ तब हमारे और आपके बीच ये परस्पर विश्वास बना रहेगा। और आज के कार्यक्रम के महत्व को मैंने आपके सामने रखा है, और एक मैकेनिज्म है जनता की रोज़मर्रा की समस्याओं, उन रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जुड़ी हुई जो समस्याएं हैं, शिकायतें हैं, उनके निस्तारण का एक मैकेनिज्म ये खड़ा किया गया है। जिस डिपार्टमेंट की शिकायत आएगी उसके लोग कोशिश कर रहे हैं, और आज मैं जब घूम रहा था तो यही कह रहा था, उसमें अगर कोई लूप होल्स है तो वो भी मैं आपसे आग्रह करूंगा। भेंट न हो तो अब तो संवाद और संपर्क के अनेक साधन हो गए हैं। पहले का ज़माना नहीं था कि चिट्ठी आई रे, अब तो बहुत साधन है। तो आप हमें बताइए, चीफ सेक्रेटरी को बताइए, DC को बताइए, डिवीजन कमिश्नर को बताइए, हम पूरी तरह तैयार हैं कि अगर कोई कमी हमको दिखती है इस व्यवस्था में तो हम उसे ठीक करने की कोशिश करेंगे। हमारी नीयत साफ है, ये मैं कह सकता हूँ। मॉनिटरिंग फीडबैक ऑन परफॉर्मेंस, मैं मानता हूँ कि दिस विल स्पीड अप, दिस विल इन्हेंस द स्पीड ऑफ एग्जीक्यूशन किसी प्रोजेक्ट में, और उसी दिशा में हम काम आगे बढ़ा रहे हैं। अभी मैं सुषमा चौहान से कह रहा था कि इस तरह के कार्यक्रम ब्लॉक और तहसील दिवस पर हम करना नहीं चाहते, ये कार्यक्रम अलग से होंगे। आज के कार्यक्रम का स्वरूप दूसरा है, और मुझे लगता है कि आने वाले 2-3 बुधवार के बाद पूरे यूटी में व्यवस्थित ढंग से ये चलने लगेगा। जैसा मैंने कहा कि मनसा हमारी है कि ब्लॉक तक वो ले जाएं, लेकिन 6 महीना प्रयोग के तौर पर हम देख रहे हैं। अगर ये सफलतापूर्वक चला और आप लोगों का सहयोग रहा तो हम आगे ब्लॉक तक भी ले जाएंगे। एक बात मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या ये कार्यक्रम ठीक है, चलना चाहिए या नहीं चलना चाहिए? यानी कुछ लाभ दिख रहा है आप लोगों को, तो ये निरंतर चलता रहे ना। ठीक है, सबको मैं आदरपूर्वक धन्यवाद देता हूं, और जिन 2 लोगों ने मांग पत्र दिया है, मैं 10-15 दिन बाद उनको कोई चिट्ठी से या फ़ोन करके मैं बताऊंगा कि उसमें क्या स्थिति है। धन्यवाद, नमस्कार।